नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैं तो कम से कम कम लोगों को जानता हूँ जो इनके जितना इल्म रखते हों, पढ़ते हों। बेशक इनके पास जो है वो काम इनका कुछ भी हो लेकिन ये हकीकी मानों में एक रिसर्चर हैं और एक तारीख़ के तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो कि इन्होंने आपने नज़र आ रहा होगा, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्चर इन्होंने अपने नाम के साथ एक जो है वो सब हेडिंग भी दे रखी है। जिस तरह मैंने ट्विटर लगाया हुआ है, इनका ट्विटर हैंडल बहरहाल मैं बता देता हूँ आप लोगों को @मुगल भाग जो कि पाकिस्तान के जो है वो मशहूर तरीन ट्विटर हैंडल्स में से एक है। तो आमिर भाई बहुत अरसे के बाद आपसे जो है वो शक्ल नज़र आ रही है वरना चैटिंग तो हमारी चलती रहती है। लेकिन जी, जी। बहुत अरसे के बाद चेहरे देखकर जो है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर मैंने आज दावत देने की आपको वजह ये थी कि शाह महमूद गज़नवी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक इस वक़्त ऐसी डिबेट चल रही है जो कि पिछले कोई तकरीबन 200 साल से तो मुसलसल चल रही है और रोमिला थापड़ ने इसको बड़ी हद तक एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किया अपनी किताब सोमनाथ के अंदर। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो अभी पिछले कुछ दिनों से एक जो डिवीज़न जो सियासी पोलराइज़ेशन है उसके अंदर दोबारा से ये एक एक एकेडमिक डिबेट है जो कि सियासी मानों में जो है वो सामने आती है। उसके अंदर हुआ कुछ इस तरह से कि एक जो है वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने कहा कि जिस तरह से 17 हमले किए थे शाह महमूद गज़नवी ने, उसी तरह से मैं भी करूँगा इस्लामाबाद के ऊपर 17 हमले और उसी उसके जवाब में जो है वो ख्वाजा आसिफ ने जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो तो लुटेरा था और फिर एक डिबेट शुरू हुई जिसके अंदर कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे, कुछ सियासतदान भी शामिल थे और हर शख्स ने अपने एक जो एक पहले से बना रखा होता है कि वो किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है, उसी पैराए में शाह महमूद गज़नवी को पेंट करने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद गज़नवी को आप कुछ भी कहिए उनके बारे में एक आपका वो हीरो हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि जी हमारा तो गज़नवी मिसाइल भी है। लेकिन साथ-साथ ये भी एक हकीकत है कि वो एक इन्वेडर भी थे और अच्छे थे या बुरे थे इसका फ़ैसला हम तारीख़ पर छोड़ते हैं। आमिर भाई मुझे ये बताइएगा कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट था वो तो मैंने बताया लेकिन ये बताइए कि शाह महमूद गज़नवी जो हैं वो मैं स्ट्रेट सवाल करता हूँ आपसे, क्या वो एक लुटेरा है या वो एक बहुत ही जो है वो नेक आदमी है जो इस्लाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल होता था बार-बार? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। वालेकुम देखिए, अस्सलाम। मैं सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल ट्रेन्ड हिस्टोरियन नहीं हूँ, ना मेरी मास्टर्स जो है हिस्ट्री के अंदर है और ना मैंने ये पढ़ा है कभी भी। लेकिन मैं सिर्फ़ इंटरेस्ट है कॉन्ट्रडिक्शन को पढ़ने का। देखिए अगर महमूद गज़नवी को आप ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों लेते हैं, आप ग्रे में लें ना, ग्रे में लें हुँ, कि महमूद गज़नवी की पहली जंग किसके साथ हुई थी? सबसे पहले तो ये देखें ना कि बुत शिकन आप उसको कह रहे हैं, उसने बुत तोड़े, आप उसको आइकॉनोक्लास्ट बना रहे हैं ना। तो अगर आप उसने बुत बिल्कुल। तोड़े तो सबसे पहली जंग उसकी जो हुई है, जब सुबुक्तगीन मरा है, सुबुक्तगीन का बेटा था ना महमूद गज़नवी, हुँ, तो उस ज़माने में ये अफ़गानिस्तान नहीं था। ये जो इलाका है ये ईरान के अंदर था, बल्कि उस ज़माने में इस तरह मुल्क की जिस तरह सरहदें आजकल है वैसी नहीं थी, ठीक है ना? 900 साल, 800 साल पुरानी बात है, तो इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो वो गज़नी के अंदर उसके भाई था इस्माइल, तख्त पे वो बैठा। जंग सबसे पहले महमूद गज़नवी की अपने भाई से हुई इस्माइल से। ये मैं आपको तारीख़ इब्न खल्दून की रिवायत बता रहा हूँ। तारीख़ हुँ, इब्न खल्दून का पूरा वॉल्यूम एक ममलूक के ऊपर, टर्क्स के ऊपर, सल्जूक के ऊपर है। पढ़ने वाला है, बहुत मोटा है, 600-700 पेजेज़ का है। उसके 9-10 वॉल्यूम है। उसके ये मैंने 91 में पढ़ा था, ठीक है ना? तो मुझे बड़ा खटका, मैंने कहा इसको तो बुतशिकन कह रहे हैं। तो बुतशिकन तो कलमा गो हुआ ना, मुसलमान हुआ, मोमिन हुआ और मोमिन तो हुँ, मुसलमान का कत्ल तो फिस्क है। उसको गाली देना फिस्क है, उसको कत्ल करना कुफ्र है। तो मुसलमान की तलवार तो मुसलमान पे नहीं उठनी चाहिए ना, तो फिर क्यों उठ गई? ठीक है जी, एक चीज़ हुँ, ये। दूसरी चीज़ ये, देखिए हमने क्या किया है, देखिए बादशाह जो होते हैं ना, बादशाह ज़ुल्म से होती है, अदल से नहीं होती। ज़ुल्म से होती है बादशाह। बादशाह होता है ऑटोक्रेट, बिल्कुल डिक्टेटर होता है, जो उसने कह दिया वही हरफ आखिर है, ठीक है ना? अब हुँ, उसके अंदर अगर आप हीरो ढूँढेंगे, तो फिर आपको खींचतानी करनी पड़ेगी, तावीलें करनी पड़ेंगी, वो चलेंगी नहीं तावील, ठीक है ना? फिर आपके साथ दूसरा प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपके साथ एक दूसरी ब्लेसिंग ये भी है कि हम लोग सब मुसलमान हैं। हुँ, तो हमारे लिए तो हुक्म ये है कि ना हम जो भी चीज़ देखें, तो उसको लौटाएँ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ कि उसका एहकाम क्या था, उसका हुक्म क्या था, ठीक है ना? तो ठीक। महमूद गज़नवी साहब की जो जंग थी भाई के साथ,
किस बिना पे थी? क्या वो कुफ़र इस्लाम की जंग थी या तख्त के लिए थी? अगर तख्त के लिए थी तो अल्लाह के लिए नहीं थी फिर, ठीक है ना? तो हुक्मरानी की जंग के लिए तलवार नहीं उठती है मुसलमान के ऊपर, ठीक है ना? जो उसूल है, हुँ, मैं इस्लामी बिल्कुल। उसूल की बात कर रहा हूँ ना। भाई अगर आप उसको बुत शिकन कह रहे हैं, तो इस्लामी उसूल के तहत कह रहे हैं ना कि उसने कुफ़र और शिर्क को मिटाया। तो कुफ़र और हुँ, शिर्क को मिटाने वाला सबसे पहले तलवार अपने भाई पे उठा रहा है और उसको कैद कर रहा है। भाई अगर उसने कोई शरई जुर्म किया था, तो शरा के अंदर जो 4 जो बड़े सज़ाएँ हैं, कत्ल का जान का बदला जान, इर्तिदाद या अगर कुफ़्र किया या गुस्ताखी की तो उसका मतलब कत्ल, ज़ना किया तो संसार, ये है ना इस्लाम की बेसिक जी, जो हदूद हदूद है, ठीक है ना? तो उसने उसको कैद किस बात पे किया? और सारी ज़िंदगी कैद रहा, कहने लगे आपको जो कुछ चाहिए मैं दूँगा, बस आप बादशाहत का मुतालबा ना करें। ठीक है जी, कब्ज़ा हो गया। हुँ, अब हुँ, कब्ज़ा हो गया, डॉक्टर मुबारक अली ने बहुत अच्छी बात करी कि मावरा नहर से मतलब सेंट्रल एशिया से जो भी लोग आते थे, अब ये दिमाग में रहे कि अफ़गानिस्तान उस वक़्त तक कोई मुल्क नहीं बना है। अफ़गानिस्तान मुल्क बना है अहमद शाह अब्दाली के दौर में, ठीक है ना? उस वक़्त तक सही। अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से पाकिस्तान में थे, कुछ हिस्से ईरान के पास थे, कुछ हिस्से ऊपर सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में छोटी-छोटी रियासतों में बँटे हुए थे। बल्कि अफ़गानिस्तान पे हुक्मरानी जो थी, वो हिंदू शाही और मावरा डायनेस्टी थी, जो उनकी है हुक्मरानी थी, वो जिसको हराया और मावरा नहर जो है वो तकरीबन बन जाता है जहाँ पर हमारा समरकंद के करीब, राइट? ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। कज़ाकिस्तान जी, जी, जी। जी, उगैर और ये सारा जो जिसको चीनी तुर्किस्तान कहते हैं, ये सब का सब जी, मावरा नहर है। बिल्कुल हाँ, सही। कैस्पियन सी के आस-पास का ज़र ठीक है जी। अब डॉक्टर मुबारक अली ने बहुत अच्छी बात करी अपनी किताब अलमिया तारीख में, कहने लगे जो हिंदुस्तान में हमला-आवर आए, सलातीन आए, हुँ, तुर्क, खिलजी, गज़नवी, गौरी, मुगल, अब्दाली वगैरह जितने भी आए, वो अपने आबाई मुल्कों में करते थे आपस में जंगें, मुसलमानों में तलवारें चलती थी, जबकि हिंदुस्तान में जब वो अटैक करते थे, तो वो जिहाद हो जाता था। हालाँकि हुँ, जिहाद की किसी डेफिनिशन को जो क्लासिकल डेफिनिशन है कुरान और हदीस में, जो फुक़हा ने मुरत्तब करी, उसमें किसी भी मुसलमान हमला आवर की जो यहाँ हमला हमला आवर हुए हैं वो जिहाद की शराइत पे पूरा नहीं उतरती है। हुँ, अगर आप लोग ऐसे लोगों को, ऐसे इन्वेडर्स को, ऐसे ब्रिगांड्स को, ऐसे मराउडर्स को, लुटेरों को इस तरह से डिफेंड करेंगे, तो आप कुछ और नहीं कर रहे, आप इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहे हैं। क्योंकि लोग हुँ, फिर इस्लाम को उसी लेंस से देखेंगे कि यार आपका इस्लाम तो ये कहता है, या इस्लाम में तो इस तरह है, सलामती का मज़हब है, इस्लाम में तो पहले तबलीग की दावत है, उसके बाद तलवार है। आपने तो उठाकर हमला ही कर दिया। अच्छा मज़े की बात ये है कि गज़नवी, अब्दाली, मुगल और गौरी ये सब हमारे हीरो हैं। मज़े की बात ये है कि मुसलमानों की अपनी किताबों में जो मुसलमानों की जो उम्महातुल कुतुब है, जहाँ से सबने अख़ज़ किया है, वो सब फ़ारसी ज़बान में है। हुँ, मुसलमानों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी हिंदुस्तान में, वो फ़ारसी थी। तो मुसलमानों ने जो कन्वर्ट किया, तो वो उर्दू में उसको कन्वर्ट नहीं कर सके पूरी तरीके से, बाद में हुआ है। ये तर्जुमे वग़ैरह हुँ, बहुत बाद में हुए हैं। तो सब किताबें फ़ारसी में हैं। अंग्रेज़ जो थे उनको करनी थी हुक्मरानी और अंग्रेज़ जब काम करते हैं ना, तो बड़ा सॉलिड किस्म का काम करते हैं, ग्राउंड वर्क उनका बड़ा ठीक-ठाक होता है। आपको हुँ, किसी खित्ते पे अंग्रेज़ों की किताबें इतनी नहीं मिलेंगी जितनी इंडो-पाक पे मिलेंगी किताबें। इनकी नस्ल के बारे में, यहाँ कौन लोग रहते हैं, क्या ज़बानें बोलते हैं, कल्चर क्या है, यहाँ के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में, मंगोल्स के बारे में, उनकी जितनी किताबें हैं, आप वो उठा के किताबें पढ़ें। हुँ, आपको वो किताबें जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वो तुर्क ज़बान से और फ़ारसी ज़बान की किताबों से किया है। मतलब हुँ, अंग्रेज़ों ने ज़बानें सीखी। मतलब आपको सुन के हैरत होगी कि ब्रिटिश मिलिट्री का एक अफ़सर था एच. रेवर्टी, मेजर, ही वाज़ अ मेजर, ही वाज़ अर्लियर कैप्टन। उसको टर्की ज़बान भी आती थी, उसको पश्तो ज़बान भी आती थी, उसको फ़ारसी भी आती थी। बेसिक बेसिक किताबों का जिनका जो गज़नवी के बारे में बेसिक सोर्स है, वो है तबक़ात-ए-नासिरी और हुँ, और वो है बैहक़ी की तारीख़-ए-बैहक़ी, ठीक है? बैहक़ी का तो ट्रांसलेशन अभी रिसेंटली हुआ है। ये बॉसवर्थ ने किया है, इंग्लिश स्कॉलर था और रेवटी का 1886-87 में इसमें रेवटी ने किया है तबक़ात-ए-नासिरी का। 2 वॉल्यूम में आर्काइव पे अवेलेबल है, खुद पढ़ लें, जो कुछ मैंने कहा है, वो मैंने कोट भी किया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कोट किया है और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, सलमान रशीद साहब लाहौर में होते हैं। उन्होंने बाकायदा उसमें से कई दफ़ा कोट किया और उनको कहा है कि भाई आप किनको अपने मत्थे लगा रहे हो? और उन बेचारों के साथ एक ज़्यादती और भी की, जो पश्तूनों के साथ, अफ़गानों के साथ उनको जो स्टीरियोटाइप किया गया, गज़नवियों को और गौरियों को, खिलजियों को पश्तूनों के खाने में डाल दिया। हालाँकि उन तीनों का पश्तून कम्युनिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो बेचारे ये बहुत खामख़ा इम्पोर्टेंट लड़ने आपने में आए। बात की है आमिर भाई। ये एक द पठान्स जो ओलिव कैरो की किताब है, मैं उसमें पढ़ रहा था और उन्होंने बहुत सारी जगहों पर लिखा है कि बहुत सारी ऐसी
जो कि वायलेंट किस्म की ट्रेडिशंस हैं जो कि पश्तून्स में एंटर हुई हैं, वो टर्क से हुई हैं। जी, और बहुत सारी ऐसी जी, चीज़ें बिल्कुल उनके ऐसा ही है। खाते में डल जाती हैं, जो कि बुनियादी तौर जी, पर तुर्कों की हुई हरकतें हैं और वो पश्तूनों के हिस्से में आती एग्ज़ैक्टली, हैं, जबकि वो उस हद तक एग्ज़ैक्टली, ख़ास तौर बिल्कुल। पर जिसमें एक मिसाल है कि किसी को अंधा कर देना। अपने मुखालिफ जी, को उसको डिबेट जी। से बाहर करने के लिए उसको लड़ाई से या क्या कहना चाहिए उसको दौड़ से बाहर कर दें, बादशाहत की दौड़ से, उसमें जी, जी, अंधा जी, कर जी, देने की जो रिवायत है, ये अफ़गानों में मौजूद जी। नहीं थी। मगर हम उनको नहीं, अफ़गान बिल्कुल नहीं। जो लोग हैं उनके बिल्कुल, साथ और वो वहाँ से नहीं आई। मैं अभी आपको अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ ना आगे बताता हूँ अभी आप सुने। ठीक। बेचारे ये पश्तूनों को, अफ़गानों को बेसिकली दे वर बुद्धिस्ट्स। हुँ। बेसिकली दे वर बुद्धिस्ट। पश्तून जी, जी। बेसिकली मेजॉरिटी बुद्धिस्ट थे, ज़ोरास्ट्रियंस थे और बहुत सारी चीज़ें और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के जो फ्यूज़न हुआ उससे पश्तून कम्युनिटी जो आज है, ये इवॉल्व होके हुई है। लेकिन ये ठीक। कहना कि जो गज़नवी ने किया, गौरियों ने किया, गौरी ताजिक थे बेसिकली। ये रेवटी की किताब में क्लियर किया उसने कि एलियट हुँ। से डाउसन से मिस्टेक हुई है। गौरीज़ वर नॉट पश्तून्स, गौरीज़ वर नॉट अफ़गान्स, गौरीज़ वर ताजिक। इसी तरह डॉक्टर ताराचंद जिनकी मैंने किताब कोट करी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जो शागिर्द थे एसएम इकराम आईसीएस अफसर, उन्होंने कौसर सीरीज़ लिखी है। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर ताराचंद तो ये लिखते हैं कि गज़नवी की फ़ौज में हिंदू भी थे। तिलक, नाथ ये जनरल थे गज़नवी की फ़ौज में। बल्कि तिलक को महमूद गज़नवी ने अहमद दयाल तगीन जो पंजाब का गवर्नर था, उसको कुचलने के लिए, उसकी बगावत कुचलने के लिए जनरल तिलक को भेजा। बल्कि जो यहाँ से उसकी फ़ौज में हिंदुआन, जो लश्कर हिंदुआन जिसको कहते थे गज़नवी, गज़नी के अंदर वो होली भी मनाते थे, शंख भी बजाते थे। मंदिर भी थे उनके गज़नी के अंदर, ठीक है? उनको हुँ। कहाँ इस्तेमाल करता था गज़नवी? यहाँ बुत तोड़ने आता है, हमको ये बताया जाता है कि यहाँ बुत तोड़ता था वो। तो भाई हिंदुओं की फ़ौज, मुसलमानों की फ़ौज में हिंदू अफ़सर कर क्या रहा है? मुसलमानों को इजाज़त नहीं है, किसी गैर मुस्लिम को बड़ी पोस्ट पे बैठाना। ये मैं आपको क्लासिकल इस्लाम की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ठीक क्लासिकल हो गया। इस्लाम के अंदर किसी गैर मुस्लिम को की पोजीशन पे आप नहीं बैठा सकते। हवाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किताबुल खराज है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम यूसुफ की। ऑनलाइन में कई दफ़ा कोट भी कर चुका हूँ, इसमें बाकायदा बता चुका हूँ कि मुसलमान हुक्मरानों की और मुसलमान रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो नॉन मुस्लिम को, जो नॉन मुस्लिम सिटीज़न्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देगा, उनकी हिफाज़त करेगा। जज़िया लिया तो उनकी हिफाज़त करेगा, उनको वो जंगी ड्यूटियों पे नहीं बैठा सकता, ना ही उनको मुसलमानों पे अमीर मुकर्रर जनरल्स, गौरियों के फ़ौज के अंदर फ़ौजी, खिलजियों के अंदर फ़ौजी, अल्तमश सलातीन जो थे उनके अंदर दरबारी। अगर आप इस्लाम के नाम पे प्रोटेक्ट करेंगे तो इस्लाम के अंदर सोर्सेज़ सिर्फ़ 2 हैं। मैं आपको इस वक़्त मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको रेफ़रेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जब आप इस्लाम की बात करेंगे तो सोर्सेज़ 2 हैं, कुरान और हदीस। उसके अंदर अहकाम है, ब्लैक एंड व्हाइट में, ग्रे नहीं है एरिया। उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। हज़रत उमर फारूक के दौर में किसी ने कहा कि हमने किसी कैशियर को, अकाउंटेंट को एक ईसाई भर्ती कर लिया। हमारे पास क्वालिफ़ाइड आदमी नहीं था। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा निकालो। कोई मुसलमान रियासत के अंदर इस पोजीशन पे भर्ती नहीं होगा सिवाय मुसलमान के। आप उठाएं इब्न खल्दून में, तबकात इब्न साद उठाएं, अल बिदाया वल नहाया इब्न कसीर की उठाएं और चारों खुलफाए राशिदीन के अफसरान जो उन्होंने अपॉइंट किए थे पढ़ लें। कोई अगर एक नॉन मुस्लिम मिले तो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। भाई मैं बात करता हूँ सोर्सेज के ऊपर जो ग्राउंड पे अवेलेबल है। ये नसीम मिजाजी के अफसाने और ये मुख्तलिफ जंग में जो सफदर साहब हज़रत महमूद साहब लिखते रहते हैं, हारून रशीद साहब लिखते रहते हैं, बरलास साहब लिखते रहते हैं, ये फैंटेसीज़ मुझे नहीं पता। मैं करता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बात। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इस्लामी कानून के तहत आप मुसलमान फौजी, मुसलमान रियासत के अंदर, मुसलमान फौज के अंदर हिंदू को, या हिंदू कह रहा हूँ, किसी भी नॉन मुस्लिम को भर्ती नहीं कर सकते। हाँ, आप सेकुलर स्टेट चलाएँ, उसका लिबरल कानून हो, सेकुलर कानून हो, भर्ती करें आप जो मर्ज़ी चाहे करें। ये नहीं हो सकता कि इस्लाम का उसूल कुछ कह रहा हो जो नबी करीम ने मुरत्तब किए हैं, सहाबा कराम ने मुरत्तब किए हैं, जो अल्लाह ताला ने बताया है, उसके तहत आप करें और फिर उसको इस्लाम के खाते में डालें। तो महमूद गज़नवी को अगर आप डिफेंड करेंगे, अहमद शाह अब्दाली को अगर आप डिफेंड करेंगे, गौरी को आप डिफेंड करेंगे और पूरी सल्तनत मुगलिया को डिफेंड करेंगे, तो फिर आप इस्लाम के अगर पैमाने पे परखेंगे, तो मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि उनके बहुत सारे अफ़ाल ऐसे हैं, जो तलवार की ज़द में आते हैं। शरई हुक्म अगर होता, तो तलवार की ज़द में आते, क्योंकि मैंने खुलफाए राशिदीन का दौर पढ़ा है। हुँ। ठीक है जी? अब आप मुझे बताएँ कि जब आपकी हिस्ट्री सारी की सारी अंग्रेज़ों ने ट्रांसलेशन किया है, मुसलमानों ने ज़हमत नहीं करी पाकिस्तान बनने के बाद। मैं एक सजेशन आपके प्लेटफ़ॉर्म से देना चाहता हूँ। आप अगर कन्वे कर सकें अली उस्मान कासमी साहब को, और अली रज़ा साहब हैं हिस्टोरियन जो तारीख़दान होते हैं लम्स में, जी, जी, ये बिल्कुल। 2 जो हैं, ये काम ये 2 कर सकते हैं। इनको कहें कि जो बेसिक किताबें हैं फ़ारसी में, तबक़ात अकबरी, तबक़ात नासिर शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इसका नए सिरे से तर्जुमा करें।
और तारीख बेहकी मेन सोर्स है गजनवी के ऊपर। इसका अगर तर्जुमा पाकिस्तान में, मैं आपकी तवज्जुह से यहाँ पे दोबारा रेफर करता हूँ कासमी साहब को, अली रजा साहब को, और लम्स आईबी कराची के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अकबर जैदी साहब को, वो ये काम कर हुँ। सकते हैं। इन तीनों का हिस्ट्री से ताल्लुक रहा है, तो वो ये काम बाकायदा इसको सैंक्शन करें, बाकायदा गवर्नमेंट से फंड मांगे या खुद उसको फाइनेंस करें, कि जब पर्शियन किताबें, हिस्ट्री की जो मेन किताबें मुसलमानों की, सेंट्रल एशिया के बारे में, मुगलों के बारे में, ईरान के बारे में, उनको वो उर्दू में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं। पर्शियन डिपार्टमेंट आपके आमिर भाई ये पंजाब बहुत यूनिवर्सिटी में आपका अगर है, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत आपका आपको इम्पोर्टेंट आपको सजेशन पता, लेकिन देखिए हम मैं ज़रा बताऊं इसको आपको, थोड़ा-सा जी, नहीं नहीं, पहले आप इसको कंप्लीट देखिए। तारिक रहमान साहब है, जी। ही नोस पर्शियन, ठीक है ना? आप हुँ, कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ जो बेसिक पर्शियन किताबें हैं, उनको किताब को ट्रांसलेट करें, और बहुत सारी जो अपडेट हुई है इंफॉर्मेशन, नक्शे अपडेट हुए हैं, मुल्क बदल गए, मुल्कों की सरहदें बदल गई हैं, मुल्क के हालात बदल गए, उसको उसमें इंसर्ट करके, बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ सजेशन है, सिर्फ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिमाग खुलेगा, हिंदुओं को भी, जो बहुत सारी मिसगिविंग्स है कि जी आप लोग एक तरफ तो इस्लाम को सलामती का मजहब कहते हैं, फिर आप तैमूर लंग, आपने बताया तैमूर लंग का जुल्म कम जुल्म है। आप तसव्वुर तो करें कि वो मुसलमान है, इर्तुगरल भी हमारा हीरो है, तैमूर लंग भी हमारा हीरो है। अब इनको ये नहीं पता कि इर्तुगरल के खानदान में बायजीद इल्दरम था, जिसको उसने पिंजरे में कैद करके बिल्कुल जानवरों की तरह बंद किया हुआ था तैमूर लंग ने। तो मेरे तो आबा अजदाद में है तैमूर लंग, मैं उनका बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है? ही वॉज बेसिकली कैटल थीफ, रसागीर था, मवेशी चोरी करता था, लंगड़ा भी था ऐसे ही और टुंडा भी था थोड़ा सा, ठीक है? उन्हीं के खानदान में से मुगल है। अच्छा, यही मुगल आए जो बाबर है, भाई बाबर अगर आया, उसने हमला किस पे किया? लोदियों पे किया। लोदी कौन थे? काफिर थे, मुसलमान थे ना भाई। सलमान अब जी, लोदियों की बिल्कुल। फौज में कौन थे? ठीक है, मुसलमानों उस, अच्छा वो ये कह रहे हैं, अच्छा वो बाबर दर्रा खैबर से होते हुए, पश्तूनों के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए, पश्तूनों के, पश्तून मुसलमान थे वहां। आपको बताऊं कि बनु उमैया के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में काबुल के अंदर इस्लाम पहुंच गया था। डू यू नो दैट? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन अल बलाजरी की है, फतहुल बल्दान, 2 वॉल्यूम में है। इसका भी इस्लामिक स्टेट के नाम से फिलिप के हेट्टी ने तर्जुमा किया है, लेकिन मौदूदी साहब के बड़े भाई अबुल खैर मौदूदी ने इसकी बहुत पहले हैदराबाद दक्कन के अंदर 2 जिल्दों में तर्जुमा किया। लाहौर में गुलाम रसूल मेहर ने भी किया, इस तरह किया। इसका नाम है फतहुल बल्दान, जिसमें मुसलमानों ने जितनी फतूहात की थी, उन तमाम शहरों के नाम, लश्कर कशी कब हुई, कितना लश्कर था, कौन साहबी थे, कौन ताबी थे, वो कंडक्ट किया। जब काबुल में इस्लाम पहुंच गया था हजरत उस्मान के दौर के आसपास, ठीक है ना, ठीक। तो फिर लड़ाई किसमें हो रही थी? फिर गजनवी गौरी, जो अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ था, एक तरफ से मुगलों ने, गौरियों ने, ताजिकों ने, इन्होंने, और ये बेचारे कुचले जाते थे। ये जो कहा जाता है ना कि अफगानिस्तान जो है सुपर ओवर का कब्रिस्तान है, अरे भाई कैसा कब्रिस्तान है? वो तो बेचारे खुद कब्रिस्तान बन गए। कभी उनको मुगल रौंदते थे, कभी उनको मंगोल रौंदते थे, कभी उनको ईरानी रौंदते थे, कभी उनको ताजिक रौंदते थे, कभी उनको तुर्क रौंदते थे। वो बेचारे एक प्लाइट, इस कौम की प्लाइट है जो उनके खाते में डल गया, अफगानों के खाते हुँ, में डल गया। अब भाई आप हिस्ट्री को जब तक इस तरीके से अलग अलग करके नहीं, आप देखें ना कि रेवटी का कितना बड़ा काम है, एच जे रेवटी, जिसने तबकात नास्ती का तर्जुमा किया है, सबसे पहली पश्तो डिक्शनरी उसने कंपाइल करी है, प्रोवर्ब्स की पश्तो डिक्शनरी उसकी, मैं कोट कर चुका हूं ये भी। वो पश्तो जानता था, फारसी जानता। अब देखें अगर ये काम डॉक्टर अकबर जैदी साहब, अली उस्मान कासमी साहब, अली रजा साहब, ये बड़े बड़े प्रोफेसर ताहिर कामरान है, तारिक रहमान साहब है, ये लोग मिलकर कोई ऐसा बोर्ड बनाए, कोई ऐसी कांग्रेस बनाए हिस्ट्री की, तो सारी किताबों को नए सिरे से पढ़ा जाए कि भाई अंग्रेजों ने कौन सी चीजें इसमें से कोट करी हैं, कौन सी चीजें कोट नहीं करी हैं। अगर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, तमाम पर्शियन डॉक्यूमेंट्स पढ़े, देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल बताऊं। जादूनाथ सरकार बंगाली हिस्टोरियन थे, वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना? उन्होंने मुगलों पे जितना काम किया है, शायद ही किसी ने किया हो, उससे बड़ा हिस्टोरियन मुगलों के ऊपर कोई भी नहीं है, जादूनाथ सरकार से बड़ा, बिल्कुल ठीक है सही। ना? उसने क्या किया? उसने पर्शियन सीखी है बाकायदा। उसने जो औरंगजेब की पूरी हिस्ट्री लिखी है, वो पर्शियन जो फरामीन होते थे उसमें से लिखी है लेकर। हम सिर्फ से नकल करते हैं। उसने पर्शियन पढ़ के लिखा है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि जादूनाथ सरकार या दूसरे लोग उन्होंने बयास हिस्ट्री लिखी है, तो भाई आप उसको उसको आप रिफ्यूट करें ना। आप पढ़े, आप काउंटर नैरेटिव लेके आए, लेकिन आपको पर्शियन पढ़नी पड़ेगी, अरबी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप ये काम कर सकेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में। आप मुझे बताएं कि महमूद गजनवी ने मुल्तान में और सिंध में आके शियों को और इस्माइलियों को मारा है। आपके हुँ, पाकिस्तान के जो बानी थे, और फिक़ा जाफरिया से उनका ताल्लुक था। आप महमूद गजनवी को हीरो बना के पेश कर रहे हैं, वो शियों का दुश्मन था। यहीं पे नहीं मारा, देलम में मारा है, ईरान, नॉर्दर्न ईरान, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, इस तरफ देलम एक जगह है, वहां मारा है।
चलो ये भी हीरो है, ये हीरो हो गया। शिया हमारे मुल्क की बड़ी हिस्सा है शियाबाजी, वो हीरो हो गया। अच्छा ये जो हीरो हो गया अब्बासी खलीफा था काहिर बिल्ला, उसको कहा कि मुझे समरकंद की हुक्मरानी दो, यहाँ की हुक्मरानी दो, नहीं तो मैं हाथी लेके आऊंगा चढ़ा दूंगा बगदाद के ऊपर। तो ये भाई कौन सा हुँ, इस्लाम था? वो तो अमीरुल मोमिनीन था अब्बासी खलीफा, उसको भी धमकी दे रहा है। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने तबकात नासिरी में लिखा हुआ है कि गौरियों को घेर घार के एक दर्रे में फंसाया और काट डाला। महमूद गजनवी के दौर में उसमें हुआ है। बाद में जब महमूद गजनवी की रजीम खत्म हो गई तो मेरे ख्याल खुसरो बहराम शाह था, ये कौन था और इनका गौरियों का था अलाउद्दीन जहांसोज। मतलब आप तसव्वुर करें इनकी जहालत, जो सेंट्रल एशिया के जो मुतलकुल अनान लुटेरे थे, इनको ये भी नहीं पता है कि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह देता है। हदीसों में लिखा है साफ साफ, आग का अजाब जलाना आग में हराम है। इस्लाम में आग में जलाना किसी को हराम है, आप नहीं जला बेशक। सकते, ये सजा देना मना किया है, शरअन मना है ये। उसने अपना नाम रखा था जासूस, मतलब वो आग जला के खुश होता, इज अ पायरोमैनियक, ठीक है। उसने अपने भाई का बदला लिया गजनी से। गजनी में उसने 7 दिन तक लूट मार की, जला दिया गजनी को पूरा। वहां के लोगों को काटा, उनके लोगों के सर जमा किए, गजनी की मट्टी उठाई, गौर में जाके मीनार बनाया सरों का, और मट्टी हुँ, खून से गूंदी गई गजनी की। ये तबकात नासरी में लिखा हुआ है, ये तो लाहौर में भी पब्लिश हो चुका है, गुलाम रसूल मेहर ने तर्जुमा किया, उसमें भी लिखा है। और जगह जगह कहते हैं अल्लाह उन पर रहम फरमाए। भाई अल्लाह उन पे रहम फरमाए, अल्लाह का कानून जो है, अल्लाह कहता है मैं कातिल को हमेशा के लिए जहन्नुम में डालूंगा, आप लिख रहे हैं उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो आपका बयानिया खुद आपने खराब किया। ना आपने इस्लाम में पूरे रहे, ना आप बादशाहत की तकलीद में पूरे रहे, ना आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, फिर दोनों को दोनों छोड़ दिया, यही किया है आपने। भाई आप हुँ। अगर इस्लामी अहकाम पढ़े और इस्लामी अहकाम पर उतार दें गजनवी को, गौरी को, खिलजी को, और तुर्क सलातीन को और मुगलों को, तो जिंदगी ठहरेंगे सबके सब। ये प्रॉब्लम ठीक हो है। गया। देखिए अब आप इस मुल्क में, शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे मेरे ख्याल सिंध में 2011 में, जब पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की थी, तो जी, मैं जी, जी। सोमनाथ फतह करने आया, उन्होंने कहा अब यहाँ पर सिंध के अंदर हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी रहती है, जी, आपके तासुरात या आपके जो जज्बात हैं बुतों के बारे में कुछ भी हो, उनके वो भगवान है। और इस मुल्क को 40 70 साल हुए बने हुए, वो या मिडिवल हिस्ट्री में नहीं रह रहे, हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप इस किस्म की बातें करके सेंटिमेंट्स आप कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ये? दिस इज नॉट हुँ। गुड, इस तरह की बात करना। और फिर आप सोमनाथ में तो हमलावर होकर उन्होंने सर काटे थे और लोगों को लूटा था। तो जो साहब भी एक दावा करते हैं, तो वो क्या इस्लामाबाद में मुसलमानों के साथ ये काम करेंगे? ये इस किस्म की जो सिंबोलिज्म है ना, इस किस्म हुँ। की एनालॉजी जो है ना, इसको इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत सियासत सियासत जो है, इसके अंदर बहुत तहम्मुल से सोच समझ के बात करनी चाहिए कि वो बात क्या कह रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। अच्छा, जी। आमिर भाई बात ये है कि बिल्कुल ये जो सॉरी। आमिर भाई बात ये है कि ये जो आप तारीख के और जो इस वक़्त करंट जो सिचुएशन है उसके साथ जब इसको देखते हैं और जो आप मुस्तकबिल के हवाले से आपकी सजेशंस हैं वो बहुत वैलिड हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मैं ज़रा पहले ना ज़रा चाह रहा हूँ कि महमूद गज़नवी साहब को पूरा कर दिया जाए। तो महमूद गज़नवी साहब जो हैं ज़रा ये बताइएगा कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के हवाले से हमने बचपन से किताबों में पढ़ते हैं और ये चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमें जो है वो नसीम हिजाज़ी के नावल से पता चली है, बल्कि हमें ये बातें हमारी जो अपनी कुतुब हैं जो कि टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उनके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। आप ज़रा ये बताइए कि जी। महमूद गज़नवी जो शख्स था, इसका क्या किरदार था एज़ फ़ार एज़ सोमनाथ का मंदिर तोड़ना? क्योंकि देखिए, सोमनाथ का मंदिर तो तोड़ने के हवाले से कुछ रिवायतें मौजूद हैं कि उसने ऐसा किया है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उसने तोड़ा ही नहीं था बल्कि ये अंग्रेज़ों की यहाँ पर एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए एक तरीका था कि उन्होंने इस स्टोरी को प्ले अप किया जो कि पहले से मौजूद ज़रूर थी। तो आप ज़रा इसके बारे में ज़रा इसको इसके अंदर फेक न्यूज़ क्या है और हकाइक क्या है वो ज़रा बताइएगा? मैं आपको दिल्ली सल्तनत के मजहबी रुझानात की से दो छोटी सी लाइन बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। खलीक अहमद हुँ, निजामी साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खलीक अहमद निजामी साहब ने, इरफान हबीब साहब ने, मोहम्मद हबीब साहब ने, इन तीनों हिस्टोरियन ने बहुत काम किया है। इनका काम पाकिस्तान में लाकर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। सलातीन दिल्ली के मजहबी रुझानात एक किताब है, मैं डाल चुका हूँ, ट्विटर पे पड़ी हुई भी होगी, मेरी थ्रेड में भी थ्रेड चला, उसमें पड़ा हुआ है। उसमें सोमनाथ की फतह के हवाले से ये तावीज़ लेके गया था अबुल हसन खुलानी। अच्छा ये सेंट्रल एशिया से जितने भी ये बादशाह जितने भी आए ना, इन सब के मुर्शिद ज़रूर होते थे। जैसे हमारे यहाँ मुर्शिद होते हैं ना, हमारे यहाँ साइंसदानों के पीर होते हैं, मुर्शिद होते हैं, उनको ताबीज़ गंडा देते हैं, अमलियात बताते हैं।
और उनको दुआएँ बताते हैं, ज़िक्र-अस्कार बताते हैं कि दुनिया की कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सब कुछ, ठीक है ना? हुँ, महमूद गज़नवी का भी एक मुर्शिद होते थे, अबुल हसन खूलानी। उन्होंने जब उसको कहा कि मुझे फ़तह करनी है, तो अपना खरक़ा दिया, जो ये पोशाक होती है सूफ़ियों की, दे दिया, या ताबीज़ भी दिया, या कुछ दिया, मुख्तलिफ़ रिवायत है। तो महमूद गज़नवी को फ़तह हो गई। तो वो वापस लेके आया, सुना, तो मुर्शिद साहब ने फ़रमाया कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये जंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे की थी या किस तरीके पे की थी। मैं ये सुन्नत तुमसे कबूल नहीं कर सकता। काश कि तुमने ये क़त्ल-ओ-ग़ारतगरी करने के बजाय, लूट-मार करने के बजाय उनके लिए दुआ की होती, मेरे खरके की वसीला पकड़कर, या मेरी ताबीज़ से वसीला पकड़कर, तो वो तमाम लोग इस्लाम ले आते। ये उनके मुर्शिद के अल्फ़ाज़ हैं, लिखे हुए किताब में, पढ़ लें। अब आप मुर्शिद को पूछ लें कि वो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, या महमूद गज़नवी को पूछ लें, या ये रिवायत को पकड़ लें। देखिए, मैंने आपसे ये कहा ना कि बेसिक जो हिस्ट्री के रिसोर्सेज़ हैं, वो है पर्शियन में, तारीख़-ए-बैहक़ी, हुँ, तबक़ात-ए-नासिरी। जी, ये 2 जी, किताबें, अगर प्रॉपरली ट्रांसलेट हो जाएँ इस वक़्त पाकिस्तान में, ऐन इस फ्रेश हालत में, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, या इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर थोड़ी-सी करेक्शन करके कर दें, कासमी साहब कर दें, अली रज़ा साहब कर दें, या अकबर ज़ैदी साहब करवा दें, तो बहुत हेल्प होगी, हमारे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएँगे। अब आप मुझे बताएँ ना कि मुसलमान तो झूठ नहीं बोलता ना, जो झूठ बोलना तो गुनाह कबीरा है। तो सिराज जुज़जानी जो है, हफ़ीज़ सिराज जुज़जानी, इन्होंने किताब लिखी तबक़ात-ए-नासिरी, तो उन्होंने क्यों रवायत जमा कर दी, ग़ज़नवी और गौरियों की दुश्मनी की। अब फिर ये आपस में क्यों लड़ते थे? सेंट्रल एशिया के जो जितने भी मुसलमान हुक्मरान थे, सेल्जुक और ये कारा ख़ताई और ये समानीद और वो दूसरे ख़वारीज़, और ये जितने भी सेंट्रल एशिया में छोटी-छोटी रियासतें थी, सब मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान तो पहुँच गए थे बहुत पहले, हज़रत उस्मान के दौर में। तो जब मुसलमान हो गए थे, तो ये आपस में क्यों लड़ रहे थे फिर? अगर ये बुत शिकन थे, तो आपस में ना लड़ते, फिर मिल के बुत ही तोड़ते ना, तो आपस में क्यों एक-दूसरे के हुँ, बुत तोड़ने लगे ये? सो क्वेश्चन है ना फिर। बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात ये बताऊँ मैं आपको कि बाबर साहब जो हैं, बाबर ने हमला हमला किया, ये खुद तुज़ुक में लिख रहे हैं वो। मज़े की बात ये है कि तमाम के तमाम अपने सियाहकारियाँ जो हैं, हमारे मुसलमान हुक्मरान, उन्होंने बाकायदा मुरत्तब भी करवा दिए, लिखवा भी दिए, खुद ही लिखवाई हैं। मुसलमान मौरख़िन ने लिख भी दिया है सब कुछ। तो उसके बाबर ने तो ये भी ख़्याल नहीं किया कि किसी और से लिखवाऊँ, उन्होंने खुद ही लिख दिया। उसने लिख दिया कि जी। मैंने सरकश पठानों के सर काटे, उनके सरों के मीनार बनाए, कोहाट में, बन्नू में, इधर-उधर सब जगह काटे। तो ये क्या कर फिर अब और देखें, हिम्मतें देखें आप, कि लोदियों से जंग जीतने के बाद 5-6 हज़ार आदमी काटने के बाद वो जाके निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी दी, फ़ातिहा पढ़ी, शुक्र अदा किया। तो किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं आप? आपने कौन-सा कारनामा किया? भई आपने बादशाहत के लिए दूसरे बादशाह का सर काटा, इस्लाम कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि अगर आप इस्लाम को परखेंगे इसके ऊपर, इस्लाम पे रख लें इस चीज़ को, तो बाबर अपना फ़ैसला खुद कर लें, लोदी भी अपना फ़ैसला खुद कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर आपकी जो हुँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें फ़ातिहा हो जाएगी अच्छी तरीके से। अगर आप इस्लामी तारीख़ जिसको कहते हैं, जो मुसलमान बादशाहों की तारीख़ है, जंगनामा लिखा है ये बेसिकली। ये हुँ, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है। मुद्दतों तो पहले उन्होंने लिखी थी, मरहूम ने, बड़े अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े नेक आलिम थे। उनकी किताब है असबाक़ तारीख़। आप उस किताब को पढ़ें, उसके मुकदमे में उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों ने तारीख़ लिखी है, वो शमशीरनामा, जंगनामा ज़्यादा लगता है, तारीख़ कम लगती है। तो हुँ, आप तारीख़ के अंदर लोगों का रहन-सहन भी होता है, लोगों का कल्चर भी होता है, लोगों के गाने भी होते हैं, लोगों की लिबास भी होते हैं, उनकी मईशत भी होती है, उनका कारोबार भी होता है, सब कुछ होता है। आपने क्या बताया? जंगें बताई। आपने बादशाहों की तारीख़ लिखी, जंगों की तारीख़ लिखी है। ये तारीख़ बिल्कुल नए सिरे से लिखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ये निकाल दें कि महमूद गज़नवी ने ये नहीं किया, या महमूद गज़नवी ने फ़तह नहीं किया, महमूद गज़नवी ने अच्छे काम भी किए होंगे। लेकिन आपको सब कुछ बताना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें, ठीक है? हुँ, जब आप अपनी किताबों में इस किस्म के अफ़साने डालेंगे, और जब वो जाके कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, जो रेयर किस्म की किताबें जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, फ़ारसी की और टर्किश ज़बान की और अरबिक की, वो जब वो पढ़ेगा, उसके अंदर से वो चीज़ पढ़ेगा, तो कहाँ कम्पीट कर सकेगा भाई? आप ये तारीख़ को तारीख़ की तरह पढ़ें, मज़हब की तरह ना पढ़ें। उसको नज़रियात के तौर पे अच्छा ना आमिर पढ़ें, भाई ये तारीख़ तो तारीख़ होती है। आमिर भाई देखिए, ये जी, तो जो आप बात कर रहे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि जी, हमारा जो निज़ाम तालीम है, वो मुकम्मल तौर पर ही उसके ऊपर बहुत-सी बातों पर तनकीद की जा सकती है। लेकिन आप ज़रा जी, हिस्ट्री को करेक्ट कीजिए यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि जी, महमूद गज़नवी जो हैं, वो हाँ, महमूद गज़नवी या दीगर आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये जो मंदिर तोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है और जी, आइकॉनोक्लाज़्म को एक एज़ बोस्ट करने का जो तरीकाकार है कि जी बार-बार ये कहना कि जी हमने ये काम किया है।
ये करते तो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये बातें लिखी नहीं है और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि किए, इसकी बुनियाद पर ये बिल्कुल किए, लेजिटिमेसी नहीं क्लेम करते रहे। बिल्कुल किए, हाँ, तो मुझे बिल्कुल ये किए। बताइएगा कि देखिए ये वही पे हमारे मैंने जो रोमिला थापड़ का ज़िक्र किया वो इसी वजह से किया कि देखिए अंग्रेज़ ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्ले अप किया कि हमारे दरमियान में जो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से उनको रूल करने में आसानी हो। इस बात में जी। ये बात तो रोमिला थापड़ भी कहती हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम वाक़ईतन ये सब कुछ करते रहे हैं और हमारी जो किताबों में अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसकी वजह ये नहीं है कि हम एक मगर हमारा मुआशरा जो है वो इन्हीं स्टोरीज़ की बेसिस पर इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी एक ग्लोरी को क्लेम करने का उनके पास तरीका ही ये है कि वो ये दिखाकर ही अपने आप को जो है वो बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। पागल है। देखिए मैं बताऊँ आपको, औरंगज़ेब के बारे में एक बात मशहूर है कि वो बहुत मौलवी था, बड़ा कट्टर था, नमाज़ी था, ना भाई छोड़ता था, ना नमाज़ छोड़ता था, ठीक है? हो हुँ, गया ये डन। डॉक्टर मुबारक अली साहब जो हैं, पीएचडी है मुगल हिस्ट्री के ऊपर, जर्मनी से रॉयल यूनिवर्सिटी से, 70s के पीएचडी है जी, वो। और हुँ, मुगल हिस्ट्री उनके ऊपर असबर उनको फ़ारसी भी आती है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है? उन्होंने मैंने उनसे पूछा मेरे टीचर भी रहे एक तरह से, मतलब अनऑफिशियल टीचर रहे। मैंने उनसे पूछा औरंगज़ेब के बारे में, तो कहने लगे औरंगज़ेब के दरबार में उसकी जो मेन जो कैबिनेट थी, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे और शिया थे। तो उलमा ने एतराज़ किया, ये क्या? आपने शिया उलमा को शिया उमरा को और देखिए औरंगज़ेब की वालिदा कौन थी? शिया थी। नूरजहाँ हुँ। नूरजहाँ की नूरजहाँ के भाई की बेटी थी ना मुमताज़ महल। कौन थे जी, वो जी, लोग? बिल्कुल। सफ़वी थे ना, तो कौन हुए? बिल्कुल सफ़ी थे। तो उसने उस बिल्कु अब देखिए, उसने कहा कि मज़हब सियासत अलग-अलग ये औरंगज़ेब कह रहा है, जिसको मौलवी कहा जाता है, कि मज़हब और हुँ, सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, आप इस मामलात में दखल ना दें। भगा दिया, उसने सबको दौड़ा दिया, ठीक है? इसी तरीके से डॉक्टर मज़दकी हैं डॉक्टर ज़की हैं, इनके दादा हुँ, होते थे जाफ़र साहब, दादी के भाई या नानी के भाई हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़र साहब फ्रॉम बाबर टू औरंगज़ेब हिस्ट्री लिखी उन्होंने, बड़ी अच्छी हिस्ट्री लिखी। उसमें ठीक। उन्होंने डिटेल बयान किया है कि जो बादशाह थे, उस ज़माने में औरंगज़ेब ने अगर मंदिर तोड़े, तो उसने बहुत सारी जगह मंदिरों को जागीरें भी दी, मंदिर बनवाए भी हैं। उस ज़माने बिल्कुल। में मंदिर तोड़ना, ये अकबर ने भी किया है, ये सुन के आपको हैरत होगी। हुँ। राइवल अब देखिए ना, लोधी के साथ कौन था? हिमू कालानी का नाम सुना है ना? हिमू का, जी, जी, जनरल बिल्कुल, हिमू, बिल्कुल। इब्राहिम लोधी की फ़ौज जी, में हिमू था। कौन था वो? हाँ। कौन था वो? अकबर किससे लड़ा? अकबर ने किसको मारा? हिमू को मारा ना। देखिए हुँ, राजपूतों में मुगल ने तो इसी तरीके से उस ज़माने के बादशाह जो राइवल होते थे उनके वो मंदिर तोड़ते भी थे, जो साथ के होते थे उनको जागीरें भी देते थे। मंदिरों के साथ जागीरें ठीक। होती थी, उनको जागीरें भी देते थे। ये मैंने आपको बताया है डॉक्टर तकी साहब के दादा जो किताब लिखी है मुगल हिस्ट्री फ्रॉम बाबर टू औरंगज़ेब, उसमें से बता रहा हूँ ये कि ये उनके फ़रामीन में उनके फ़रामीन में ये भी है। अब जैसे ये बात की जाती है कि जी औरंगज़ेब ने भाइयों को मारा, तो ये औरंगज़ेब ने सिर्फ़ नहीं मारा, शाहजहाँ ने भी मारा था। उसके बाप ने यही कहते शाहजहाँ ने अपने कम से कम 13-14 कज़िन्स और सौतेले भाइयों को मारा है, अपने हाथ से कत्ल बिल्कुल। किया है, ठीक है? 13-14 इसी तरीके से भतीजों हुमायूँ को वगैरह बहुत को भी जब सबको तंग मारा। सबको मार दिया। उसने जी, कोई बाकी नहीं छोड़ा। नूरजहाँ की राइवलरी थी शाहजहाँ से। हालाँकि नूरजहाँ असली उसके बाप की बीवी थी, लेकिन जी। राइवलरी थी। शाहजहाँ नूरजहाँ के वतन से नहीं था, नूरजहाँ के वतन से मुगलों की कोई औलाद नहीं हुई है, हुँ। ठीक है? जी, जी। लाडली बेगम पुराने शौहर से थी। तो फिर शाहजहाँ जब बिल्कुल। बादशाह बन गया तो वो नूरजहाँ को एक्साइल में लाहौर में भेज दिया अकेले में कैद तराई में, बिल्कुल। ठीक है जी, ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए, ये नहीं बताते ताकि दिमाग खुले, लोग एक उस मेन फ्रेम में से बाहर निकल के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचे ना। इस तरह एक और चीज़ है कि बाबर का जो बेटा था हुमायूँ, बाबर किससे भागा था तंग आकर? बाबर का तो वतन अफ़गानिस्तान नहीं है। वो भी क्या अफ़गानों हुँ, के खाते में डालेंगे जो कुछ मुगलों ने किया। बाबर तो उज़्बेकों से शेबानी खान से भाग के आया, अपने रिश्तेदारों से भाग के आया, काबुल पे कब्ज़ा किया। यहाँ से बिल्कुल। फिर वो आगे बढ़ा। 40-48 साल की उम्र में मर भी गया था बाबर। अब जो जी, असल में एक चीज़ और भी है कि जो पुराने ज़माने के हिस्टोरियन थे, वो बेसिकली किस्सा नवीस किस्म के किस्सा को किस्म के वो जैसे प्रॉपर हिस्टोरियन होते हैं, उसमें से रेयर थे। वो किस्सा को दरबारी किस्म के थे, तो वो बढ़ा-चढ़ा के लिखते थे। ठीक है ना? हुँ, हुँ। कुछ को जैसे आप तो बाबर जो ये सुन्नत है ना, मुगलों में जो आँखा अंधा करने की सुन्नत है, एक्ज़ाइल में भेजने की सुन्नत है, ये तमाम सुन्नतें चंगेज़ खान के दौर से आ रही हैं क्योंकि जद्द-ए-अमजद इनका चंगेज़ खान है, बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सिविलाइज़ हो गए ना आकर। उज़्बेकिस्तान में आके सिविलाइज़ हो गए, लोकल लोगों के साथ इंटरमिंगल हुए।
तो जो मंगोल तुर्कों के साथ इंटरमिंगल हुआ, तो उसमें से एक अजीब किस्म की कौम वजूद में आई, उसका नाम है मुगल। ठीक है जी, हुँ। मुगल बेसिकली फारसी ज़बान में मंगोलों को मुगल कहते हैं। ये है असल जी, इसकी ऐसे बैकग्राउंड। और जी, ऐसे ही। बाबर ने कभी भी पसंद नहीं किया कि उसको मुगल कहा जाए, वो कहते हैं बाज़ारी होते हैं। ये बाबर के अल्फाज़ बता रहा हूँ, अनकूथ बारबेरियन लिखा है, ठीक है? हुँ, हिस्ट्री है। बाबर में अच्छी बात ये थी, मुगलों में सारी अच्छी बात ये थी कि तुज़ुक-वुज़ुक जो भी लिखते थे, बिल्कुल बोल्ड लिखते थे, खुल के लिखते थे। छुपाते-वुपाते कुछ नहीं थे, जो कुछ लिखा, लिखा। तो ठीक। अब आपको बताता हूँ मैं कि हुमायूँ के 4 बेटे थे ना। बाबर के 4 हुँ, बेटे थे, हुमायूँ, हिंदाल मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, कामरान मिर्ज़ा। हिंदाल हुमायूँ के साथ था, हि और कामरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा साथ-साथ थे। अस्करी मिर्ज़ा शिया था, हुमायूँ सुन्नी था। इस तरह रहे, मज़हबी रिलैक्स थे, मुगल मुगल मज़हबी तौर पे भी रिलैक्स थे। वो आज भी रिलैक्स ही हैं, ठीक। ठीक है? ठीक है? तो दुश्मनी हुई। एक मुगल के बारे में तो मैं कामरान मिर्ज़ा कन्फर्म हूँ। की कामरान मिर्ज़ा जो भाई था हुमायूँ का, उसके पास अकबर को छोड़ के गया कि पठानों ने इसको मारकर, सूरियों ने मारकर उसको भगा दिया था हुमायूँ को, ठीक है ना? जी, जी, तो जी, अकबर, एक मिसाल बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझें कि मुसलमानों की हिस्ट्री बिल्कुल। क्या है, जिसको पता रोमांटिसाइज़ किया जाता है, बड़ी तारीख भी है। तो जब दोबारा आया हुमायूँ अटैक करने कि मेरा बेटा मुझे वापस करो, ये बादशाह तख्त वापस करो कंधार पे, तो कामरान मिर्ज़ा ने अपने सगे भतीजे अकबर को, 7-8 साल का था या 10 साल का था, किले की दीवार पे बैठा दिया कि तोप का गोला लगे तो पहले इसी को लगे, हुँ, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा तंग किया, तो चुगताई खानदान, चुगताई जो कबीला था, बेसिकली तो चुगताई ना, बुरलास चुगताई है मुगल्स। जी, जी, जी। इन्होंने फैसला किया आपस में कि ये बहुत हो गया। अस्करी मिर्ज़ा भी इस तरह मर गुमनामी से मरा। कामरान मिर्ज़ा की आँखों में सलाई फिरवाई, अंधा करवा दिया उसको, ठीक जी, है? इसी तरीके से ये तमाम ये सुन्नत आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को शायद, या शहरयार को, खुसरो को शायद, खुसरो को, हुँ, उसकी आँखों आँखों में सलाई फिरवाई, और सिखों को भी इसी दुश्मनी में जहांगीर ने मरवाया। जी, गधे जी, की जी, खाल में सिलवा के मरवाया, ठीक है? जहांगीर बहुत बिल्कुल। ज़ालिम था। अदले जहांगीर यहाँ पे घंटी बजाते रहते हैं कि जहांगीर ने घंटी लटकाई हुई थी। भाई जो आदमी दिन में 40 गिलास शराब पीता हो, सब 50 साल की उम्र तक 50 40 गिलास शराब पीता हो, कौन-सा अदले जहांगीरी भाई? कहाँ रहते हैं ये लोग? जिसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी हो, हुँ, वो अपने बेटे की आँख में सलाई भिरवा चुका है। जी, ऐसे फिर ही। तो क्या रह गया? क्यों नहीं, ये बताना चाहिए। 3 से इस सिलसिले में बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं। जादू नस्र सरकार की है, विलियम इरविन की है, और एक किताब बहुत अहम है। असल में जो किताब हमें पढ़नी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, वो पढ़नी हुँ, चाहिए सैरुल मुदाखिरीन मोहम्मद हसन खान तबातबाई की। वो 2-3 जिल्दों में है, वो बेसिकली फ़ारसी में है। ये औरंगज़ेब जी, की मौत के बाद से लेकर के जो हालात है ना, जो मुग़लों में आपस में सर-बुटवल हुई, अब्दाली का हुँ, अटैक, नादिर शाह का अटैक, ये सब कुछ जो हुआ, असल किताब इबरत के लिए वो पढ़नी चाहिए ताकि मुसलमान पाकिस्तानी कुछ सीखें कि क्या हुँ, वो डायनामिक्स थे, उस ज़माने के क्या हालात थे, जिसकी वज़ह से सब कुछ हुआ। तो जब तक आपके किताबों पे एक्सेस नहीं है आपका, किताबों पे आपका एक्सेस तभी हो सकता है कि इन किताबों को खरीदा जाए, असल असल नुस्खे खरीदे जाएँ, उनका ट्रांसलेशन किया जाए, उसपे साइड में मार्जिन के अंदर फुटनोट पे कमेंट्री की जाए, ताकि एजुकेट हो कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। ऐसे नहीं होता है कि आपने धड़ से कोई रिवायत कोट कर दी, तो ऐसा नहीं होता ना। आप उसको एनालिसिस करेंगे ना कि भाई हालात क्या थे उस वक़्त, किस हालात कैसे ये हुआ, क्या हालात थे, किस तरह के हालात थे, इस तरह है ये। मैंने उसको इस तरह समझा है। आमिर भाई ये देखिए मैं ट्रेंड स्टूडेंट नहीं। जी। हुँ, आमिर भाई देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, वो ये है कि वो ये कि हमारा ये बुनियादी तौर पर एक स्टेट का प्रोजेक्ट है। टू नेशन हुँ, थियरी को हमने इंडिया से अपने आप को अन इंडियन साबित करने के लिए हमने टू नेशन हुँ, थियरी को जो उसके उसके फिर पेट भरने के लिए, क्योंकि हमने एक थ्योरी क्रिएट कर ली है और फिर वो पोस्ट फैक्टो जी। जिसको कहते हैं कि एक आपके दिमाग में ये आया कि यार अब इसको यकीन भी तो दिलाना है लोगों को, तो फिर उसमें वो कहते हैं कि यार शाह महमूद गजनवी फिट होता है क्योंकि इसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है या कोई मंदिर तोड़े जो भी तोड़े हैं। इसमें जो है वो औरंगजेब फिट होता है। कभी मैंने अकबर को, ऑल्दो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अकबर कोई बहुत नेक आदमी था। मैं ये कह रहा हूँ कि अकबर का जो एक सुलह कुल की जो उसकी एक आइडिया है, उसकी बुनियाद पर, लेकिन वो सब कुछ टू नेशन थियरी में फिट नहीं होता। और टू नेशन थियरी को फिर हम जब अब वो उसमें आप सही कह रहे हैं कि अली उस्मान कासमी को ऐड किया जा सके, वो अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या क्या कहते हैं, अली रज़ा साहब अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अकबर ज़ैदी साहब और भी बहुत से हिस्टोरियंस होंगे जिन्होंने, मुबारक अली साहब ने तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट ऑलरेडी किया है। लेकिन इन सब की कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो एक रियासती प्रोजेक्ट उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं होंगी। तो जब तक हम अपनी रियासत को ठीक करने के लिए, और ये जो सियासतदान हैं जो कि रियासत को बुनियादी तौर पर चलाने की ज़िम्मेदारी इनकी है, वो कोई और जी। संभाल रखा है किसी ने, लेकिन इन थियरी
दे शुड बी कॉलिंग द शॉट्स, दे शुड बी मेकिंग नेशनल करिकुलम या कोई भी करिकुलम। और वो करिकुलम जो है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली हम एक चीज घुसेड़ते जा रहे हैं, बिकॉज हम उस टू नेशन थ्योरी से, और ये सियासतदान जो है वो अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स को गार्नर कर सकें। और अगर कोई बंदा बीच में अपनी सियासत की सियासी मकासद की खातिर ही महमूद गजनवी को कुछ बुरा भला कह दे, तो टीवी चैनल्स के ऊपर और फिर वो कॉलम भी आना शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़ वो शाह महमूद गजनवी को जो है वो अल्लाह का कोई नेक बंदा साबित करने के लिए। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और आपके ख्याल में क्या प्राइवेटली इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक स्टेट के टेक्स्ट बुक्स जिसके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि वो मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में टेक्स्ट बुक पब्लिश कर सकती है और वो बच्चों के लिए पढ़ना जी, लाजमी है, हाउ कैन वी काउंटर जी। दैट? आप ये आपने जो बात कही, मैं ये सिर्फ़ बात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए भी कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तान को अपना एक्जिस्टेंस प्यारा है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अनार्की फैले और पाकिस्तान में रट्टू तोते ना निकले यूनिवर्सिटी से, तो ये प्रोजेक्ट उनको करना पड़ेगा। देखें, अगर आप गलत हिस्ट्री पढ़ाएँगे, अल्टीमेटली नुकसान आपका है। देखें, तारीख़ इब्न खल्दून में उसकी तो 8 वॉल्यूम में तो हिस्ट्री की किताब है ना, जो उसने हिस्ट्री लिखी है। 2 वॉल्यूम में उसका मुकदमा है, वो पढ़ें, गौर से पढ़ें। और उसमें उसे बताया कि तारीख से क्या-क्या उसके पढ़ने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, हम जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है? आप देखा आपने आपने एक मखसूस नैरेटिव चढ़ाया था, स्ट्रैटेजिक डेप्थ का, तालिबान को पालने का। और ये तमाम की जी तमाम ये जो इस किस्म के फुतूहात और फ़ातिहीन को आपने रोमांटिसाइज़ किया है, यूनिकली किया था ना, आज वो आपके साथ कहाँ खड़े हैं? तो आपको नुकसान हुआ ना, तो ये आपको सब ख़्याल आ गया ना कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो आपको ये ख़्याल स्कूल लेवल पर आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप तालिबान को काउंटर करें, टीटीपी को काउंटर करें और मुल्क के अंदर जो है महमूद गज़नवी और तैमूर लंग को आपने हीरो बनाया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर 2-3 साल पहले की बात है, एर्तुगरल बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। जी जी तो ऐसी ट्विटर पे बहस चल रही थी, तो मैंने ऐसी डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर, उनकी 2 वॉल्यूम में किताब है, दौलत-ए-उस्मानिया। मैंने ऐसे चेक जी किया, मैंने कहा ये एर्तुगरल था कौन? अच्छा मुझे ऑटोमन एम्पायर के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं। ऐसे ही मैंने चेक किया तो एर्तुगरल के बारे में लिखा हुआ है 2 पेज है सिर्फ़ और गुमनाम सा कबायली लिखा है उसको और नीम वैशी लिखा है और ये भी लिखा है कि इन बाप-बेटों का इस्लामी मशकूक था। आप तसव्वुर कर लें आप। ये नहीं, अलीगढ़ बाप का यूनिवर्सिटी तो के प्रोफ़ेसर हैं। 100% मशकूक था। उस्मान के बारे में ही इज़ नॉट केयरफुल, ही इज़ बीन केयरफुल। लेकिन अर्तुगरुल के बारे में तो ही हैज़ बीन कैटेगोरिकल कि उसका इस्लाम साबित नहीं है। पेगन हाँ, पेगन का है। लेकिन लिटरली जी, अंग्रेज़ बिल्कुल। में गिबन थे तो पेगन का है, लेकिन अगर अंग्रेज़ की बात होती तो बात अलग थी। हमारे उसने भी लिखा है कि इनके बारे जी, में ज़्यादा डॉक्टर मोहम्मद मालूमात उज़ैर नहीं ने है। तो बिल्कुल। जिनके बारे में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो फिर इनके बारे में आप ये अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि आपका अर्तुगरुल हीरो है। आज से 100 साल, 200 साल पहले टीपू सुल्तान ने खत लिखा सल्तनत उस्मानिया को, डॉक्टर मुबारक अली का डॉन का कॉलम कोट कर रहा हूँ, हुँ, कि जी आप हमारी मदद करें, तो हम अंग्रेज़ों को इस खत्ते से हमेशा बाहर निकाल देंगे। तो ऑटोमन उस ज़माने में जो खलीफ था, उसने खत उठा के भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे ही भेज दिया, कि तुम्हारे हुँ। हिंदुस्तान के सब्जेक्ट ने ये लिखा है। क्यों? इसलिए कि ऑटोमन्स और ब्रिटिश उस वक़्त पार्टनर थे, बल्कन्स के अंदर वॉर जो हो रही थी रशिया को काउंटर करने के जी, लिए। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने आपसे यही कहा ना कि अगर तारीख जो हमारे मुसलमान मशाहिर के कारनामे, मैं चारों खुलफाए राशिदीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं उधर जा ही नहीं रहा। आई वोंट गो हुँ, देयर। मैं सिर्फ़ यहाँ की बात कर रहा हूँ। जिनको आपने हीरो बनाया है, इनके अपनी तारीख के अंदर जो किताबें इनकी लिखी हुई है, तारीख़ जहाँ-गुशाई है, अताउल मुल्क जुवैनी की, जो मंगोलों की तारीख लिखी है, मुसलमान था वो हलाकू खान का वज़ीर। पढ़ें ज़रा 2 हुँ, वॉल्यूम में है वो किताब, तारीख़ जहाँ-गुशाई, हुँ, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ज़रा पढ़ें, पता पड़े कि अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह का जो बेटा था जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह, जिसको हीरो बनाया हुआ है इन्होंने, वो आके उसको चंगेज़ खान से भाग के आ रहा है। और भाई तू उससे लड़ता ना, वहाँ से भाग के आया अल्तुतमिश के पास कि मुझे पनाह दे दो। उससे पनाह नहीं दी, ये नीचे उतरे, मुल्तान उच्च शरीफ से उनको जलाते हुए चले गए। यहाँ पे आखिरी टर्म में सलीम नासिर वो नूरानी चेहरा बना के वो हीरो बन के आए हुए थे, मतलब ये क्या मतलब? ये तमाशा है। मतलब सही आपने बहुत। प्रॉपर प्रॉपर कास्टिंग भी नहीं की। मतलब आप चंगेज़ खान खुदा ना खास्ता मैं किसी के चेहरे-मोहरे का मज़ाक नहीं उड़ाता, अल्लाह ताला की ये जो तख्लीक होती है उसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप अगर मंगोलों में फ़िल्म बनाएँगे, तो क्या आप उसके अंदर साउथ इंडिया के लोगों को, यूपी के लोगों को कास्ट करेंगे? जैसे बेवकूफ़ी करी, कॉन्करर बनाई थी जेंगिस खान के ऊपर। उसमें किसको लिया? जॉन वेन को। 6.5 फीट उसका हुँ, कद, मंगोल इस तरह के नहीं होते। हुँ, उसके बाद एक और उमर शरीफ की भी आई है चेंगिस खान। कॉन्करर थी जॉन वेन की, 6.5 फीट का मंगोल, 6.5 फीट के मंगोल कभी भी नहीं होते, ठीक है? मंगोलों के छोटे कद होते हैं,
चपटी थोड़ी-सी फैली हुई नाक होती है, हाई चीक बोन होती है, उनके जिस्म पे बाल नहीं होते। उमर हुँ, शरीफ मिस्री, अरबी, उसको इसी तरीके से आप उमराव जान अगर आप बनाएँगे, तो हादी रुस्वा ने वो अफ़साना जो लिखा है, ये जो कहानी लिखी है, वो लखनऊ के बैकग्राउंड में लिखी है। आप लाहौर में बना सकते हैं उमराव जान, बनाई तो थी उन्होंने। वो लखनऊ के माहौल में बनी है, वो वहीं पे फिट होगी, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के अतराफ के अंदर जो चीज़ें दिखानी चाहिए, वो वहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना? हुँ। आखिरी चट्टान आपने बनाया है, कास्टिंग अब ज़हूर अहमद को आप जो आपने चंगेज़ खान बनाया हुआ है, वो कहाँ से जंग मंगोल लगता है? भवें टेढ़ी करने से मंगोल हो जाता है क्या आदमी? नहीं। तो ये सारी चीज़ें एस्थेटिक्स के अंदर आती हैं, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं पब्लिक को। अब जो भी यूट्यूबर उठता है, विकिपीडिया पे पेज पढ़ा उसने, किसी पे ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, जहालत फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, आपको प्रॉपर पढ़कर बिब्लियोग्राफी देनी चाहिए, इंडेक्सिंग करनी चाहिए कि ये कहाँ से लिया, ये मैंने यहाँ से लिया, ये मैंने यहाँ से लिया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कोई बात ऐसी नहीं करता हूँ, जिसमें मैं कॉमा भी प्रूफ ना कर सकूँ कि ये फलानी जगह किताब में पढ़ा था, मैं झूठ आगे नहीं बढ़ाता। नो, ये इस तरह आपको देखें आप पाकिस्तान एक डाइवर्स मुल्क है। मुसलमानों की मुख्तलिफ यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस हैं, उनके मुख्तलिफ मसालिक हैं, मकातिब फ़िक्र है, उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इख्तलाफ है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदूज़ भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बचे-कुचे ज़ोरास्ट्रियंस भी रहते हैं। तो जब आप इस किस्म की बातें करेंगे, तो फिर ये क्लैश हो गया ना फिर आप सब हुँ। बताएँ ज़रूर, आप गज़नवी का बताएँ, बिल्कुल बताएँ, उसका जो कुछ भी बताएँ, खुल के बताएँ। लेकिन अल्टरनेटिव व्यू भी दें, जो कि उन्हीं किताबों में मौजूद है। दूसरी किताबों में मौजूद है। स्टूडेंट को चॉइस दें, मल्टीपल चॉइस दें स्टूडेंट्स को और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो हायर लेवल की हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स वगैरह हैं, आप उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें। प्रॉपर हिस्टोरियन पाकिस्तान में मेरे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर मुबारक अली साहब ने मुझे बताया कि प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हिस्टोरियन नहीं है, अब सिर्फ नाक़िल है, नकल करने वाले हैं, बता रहे हैं। प्रॉपर्ली हुँ। ट्रेन्ड हिस्टोरियन बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो बिल्कुल एक अलग एक डिसिप्लिन है हिस्ट्री, मज़ाक नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए पहले कहा था कि मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन, नॉट अ ट्रेन्ड हिस्टोरियन, मैं सिर्फ बायस्टैंडर हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, वो मैंने आपको राय बताई है। टू बी आमिर भाई बहुत ऑन आपने सेफर इम्पोर्टेंट बात साइड। की है, यहीं पर मेरा ख़्याल है कि इसी बात पर हम ख़त्म भी करें कि पाकिस्तान में हिस्ट्री के जी, साथ मैं आपको एक छोटा-सा एक बहुत बड़ी मिसाल जो है अगर हमारे ऑडियंस के लिए कि अगर आप इंटरनेशनली किसी भी पीएचडी का या जो मास्टर्स के लेवल का कोर्स अगर आप पढ़ेंगे, जिसके ऊपर सिर्फ़ आप कोर्स की आउटलाइन पढ़ें कि हिस्ट्री के अंदर अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो उसकी कोर्स आउटलाइन अगर आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है और दूसरा सेमेस्टर उन दोनों के अंदर लाज़िमन आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाई जाएगी कि तारीख को पढ़ने का, तारीख को समझने का, तारीख को लिखने का तरीकाकार क्या है। जी, ये जी, पहली जी, चीज़ है, इसके बाद आप तारीख पढ़ जी। सकते हैं। तो जो आमिर भाई कह रहे हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जब तक हमारे पास कोई हिस्टोरियंस नहीं है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमें हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर कि तारीख को पढ़ने का तरीका, तारीख को देखने का तरीका, ज़ाविया, वो सीखने के लिए भी एक अलहदा से कोर्स होता है। लेकिन हमें जो है वो एक जो हमारे और फिर मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि आपको अगर एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन जो है वो कोई चीज़ लिख रहा हो तो नीचे आके मेरी तरह का एक जाहिल आदमी जो है वो कमेंट कर रहा होगा कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो ऐसी बात लिखेगा जो कि अ, जो कि मेरा ख़्याल है 4th ग्रेडर के लिए भी जो है वो काबिले जो है वो किसी दूसरी दुनिया के अंदर एक पढ़े लिखे तालीम याफ़्ता मुआशरे के अंदर शायद एक 4th ग्रेडर भी उससे ज़्यादा जो है जी, वो उसकी सतह जो है वो अक़ली होगी। तो आमिर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया एग्ज़ैक्टली। हमें वक़्त देने का। बहुत-बहुत शुक्रिया आप आपका शुक्रिया, रज़ा जी का ख़ास तौर पे शुक्रिया क्योंकि वो बड़े मोहतात किस्म के आदमी है, बड़े पीसफुल आदमी है और मेरी बहुत सारी बातें जो है वो उससे क्योंकि वो ज़रा पीसफुल किस्म के आदमी है और मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव किस्म का आदमी हूँ। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके। अब सिर्फ़ आमिर भाई एकेडमिक है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। जी। आमिर भाई वो तो अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाले आदमी हैं। आप ज़रा मिलिटेंट किस्म के हिस्टोरियन हैं तो एक चीज़ तो वो एक ब्लेंड जो है वो मैं इसलिए बीच में इसलिए मैंने इसलिए आपसे किया कि मैं आपकी बात को सुनना मैं चाहता हूँ आमिर भाई जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जी, ये जी, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग कर रहे हैं। शायद कोई भी नहीं कर रहा और अगर ये बात जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, हमारी मुझे नहीं पता हो सकता है इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ना देखें इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे जी, भी और मेरा ये ख़्याल है कि उनकी अगर हम थोड़ा-थोड़ा सा भी उनकी जो सोच है उसको तब्दील करना शुरू करें तो आई थिंक वी आर डूइंग आवर पार्ट और हमें वो करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत आप शुक्रिया यही कर आपने हमें सकते हैं। टाइम दिया और थैंक नेहा यू, दौर के थैंक नाज़रीन यू। से भी बहुत-बहुत जो है वो
शुक्रिया उन्होंने हमें देखा और हम मुस्तकबिल में भी आमिर भाई को जो है वो इस किस्म की मुश्किल शकील मौज़ूआत की जो है वो उस वक़्त हम इनको ही तकलीफ देंगे ताकि ताकि हमारे ऊपर कुछ ना आए, जो कुछ हो वो इनके साथ हो। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।